Art awakens a sense of real by establishing an intimate relationship between our inner being and the universe at large, bringing us a consciousness of deep joy. Hello, good morning. We Saptarang group move toward the hill of Devbhoomi, Uttarakhand for a very interesting and creative series of art talk show Kalakar Pariche. The series that aims to bring the art and the artist on the ground of interaction. And today on our show we welcome a growing artist from Meerut, a sports city of Uttar Pradesh, Mr. Bhanudev Sharma. Born on 15 October in the family of government teacher, Bhanudev Sharma contributing his work in art field through exhibitions, social work and world record. For his contribution in world record, he has been awarded by the title of Meerut Kala Ratna in 2019 and Meerut Kala Gaurav in 2022 by Surbhi Parivar Foundation. Currently, he is studying and working in Dehradun since 2022. So we welcome our artist, Mr. Bhanudev Sharma. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कला परिचय का। तो सबसे पहला सवाल, आपने ये आर्ट फील्ड कैसे चुनी? आई मीन, हाउ इज द जर्नी ऑफ योर आर्ट बिगिंस एंड व्हेन? हाउ द जर्नी बिगिंस? हाँ जी। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है या कोई मोमेंट नहीं है कि जिसे मैं कह सकूं कि वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। यू नो, व्हेन यू आर किड यू स्टार्ट स्पॉइलिंग योर फ्रेशली पेंटेड वॉल्स or you start making cartoons on the back side of the notebook or on the paper, or you start creating some drawings around your room, or sometimes you also use crayons on the floors, है ना। वो घर में डांट पड़ती है इन चीज़ों के लिए, पर वो एक टाइम होता है कि जब आप क्रिएटिविटी के वर्ल्ड में एंटर कर रहे होते हो जी। आप बच्चे होते हो तो अलग अलग चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, कलर्स अट्रैक्ट करते हैं जी। और वही एक स्टार्ट होता है हर किसी की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ नया हुआ, हर किसी की लाइफ में कुछ स्टार्ट होता है जहाँ से वो क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वहीं से स्टार्टिंग हुई क्रिएटिविटी में जाने की। तो वो धीरे धीरे इंटरेस्ट और ग्रोथ हो गया। और फिर मेरी सिस्टर थी, वो कार्टून्स बनाया करती थी, ड्राइंग। अच्छा। और डायरी उन्होंने मेंटेन करी हुई थी, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती थी वो। तो उनको देख के मुझे और इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा, क्या था कि मैं शुरू से पढ़ाई से भागता था। अच्छा। मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं थी, ऐसा लगता था क्यों कर रहे हैं ज़बरदस्ती। पर यू नो, व्हेन इट्स अ ड्राइंग एग्जामिनेशन और द ड्राइंग टेस्ट, आई ऑलवेज एक्साइटेड। यू नो, आई ब्रिंग मोर एंड मोर कलर्स लाइक क्रेयॉन्स, पेंसिल कलर, वाटर कलर। तब रंगीला के कलर आते थे छोटे। हाँ जी। वो बहुत छोटे कलर आते थे रंगीला के, मैं वो लेके जाता था। उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता था करने के लिए। अच्छा। अब डायरेक्टली बोल तो सकता नहीं क्योंकि नॉलेज नहीं थी आर्ट की कुछ। जी। दीदी बहुत सपोर्ट करती थी, मनु नाम उनका, मनु शर्मा। वो बहुत सपोर्ट करती थी मुझे कि ऐसे बनाना चाहिए। डांटती भी थी, ऐसा नहीं था कि सपोर्ट कर रही है, डांटती बहुत थी। पर एक बोलते हैं कि फर्स्ट टीचर वॉज माई सिस्टर। ओके। है ना, एज अ आर्ट टीचर। तो आपको बचपन से ही शौक है? हाँ, बचपन से अट्रैक्ट करते हैं कलर्स, और जो लाइंस होती हैं, फिगर्स होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, वो स्टार्टिंग से ही यू नो समथिंग कीप आस्किंग योर सोल टू परफॉर्म, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। ऐसा मेरे साथ होता था स्टार्टिंग से ही। अच्छा। अब वो धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस में आया। मैंने भी डायरी मेंटेन करी। जी। मेरा फ्रेंड था, उसके फादर LIC में थे, तो उसको डायरीज मिलती थी वहाँ से।
और उसकी डायरी मैं यूज़ करता था। उसको कभी मैंने कुछ काम करने ही नहीं दिया उसकी डायरी के अंदर। हमेशा मुझसे कहता था कि भाई मुझे अपनी डायरी दे दे, मुझे कार्टून बनाने हैं इसके अंदर। तो एक बार मुझे ध्यान है, मैं सेकंड क्लास में था, तो मेरे बर्थडे पे उसने पूरा डायरी का मुझे सेट ला के दिया था। वो डायरीज आज भी मेरे पास है। अच्छा। उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 स्केचेस हैं मेरे बचपन के, जो मैं डेली बेसिस पे किया करता था। कुछ उसमें से फट गए हैं, कुछ खो गए हैं, कुछ वो ले गया अपने साथ, पर अभी भी मेरे पास वो मेमोरी है। तो वो बोल सकते हैं कि वहाँ से स्टार्टिंग थी एक टिक करने की। कह सकते हैं कि बचपन से एक कलाकार छुपा हुआ था आपके अंदर। हाँ देखो, एक कलाकार हर किसी के अंदर छुपा हुआ होता है। हाँ जी। अब ज़रूरी ये है कि आप उसको पहचानते हो कि नहीं पहचानते। हर कोई अपने आप में आर्टिस्ट है। घर में मदर कुक करती हैं, हाँ जी। वो भी आर्टिस्ट है। फादर अरेंज करते हैं, वो भी आर्टिस्ट है। हाँ जी। टीचर आपको पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, वो भी आर्टिस्ट है। हर कोई आर्टिस्ट है। मेन क्या है कि आप उस आर्ट को पहचानते कब हो, या उसको आप एक्सप्रेस करना कब स्टार्ट करते हो। मेन चीज़ ये कि आप, एक कोट भी है कि एवरीबडी इज़ आर्टिस्ट बट इट्स डिफ़िकल्ट हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट, है ना। हाँ जी। एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेन एन आर्टिस्ट लाइफ लॉन्ग। हाँ जी। तो ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने अपनी ये कला को एज अ करियर में कैसे चूज़ किया? मतलब वो क्या स्टेज थी कि जब आपने इसको एज अ करियर कि हाँ अब मुझे अपनी लाइफ इसी में आगे बढ़ानी है? आर्ट में करियर मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ जी। और सच बताऊं तो मैं कभी आर्टिस्ट बनना नहीं चाहता था। मैं चाहता नहीं था कि मैं कभी आर्टिस्ट बनूं। मेरा स्टार्टिंग से जो इंटरेस्ट था वो इंडियन आर्मी में था। अच्छा। मैं आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो स्टार्टिंग से सब बोलते थे कि हाँ तुझे आर्मी में जाना चाहिए, यू नो, नेचर गिव मी अ टॉल हाइट। हाँ जी। तो बोलते थे कि तुझे इसका बेनिफिट होगा। अब मुझे भी बहुत अच्छा लगता था इंडियन आर्मी को देख, मतलब जो उनकी ड्रेसिंग सेंस होता है, हाउ डिसिप्लिन दे आर, यू नो, दे ऑलवेज रेडी टू गिव देयर बेस्ट फॉर द नेशन। अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, इतना डिसिप्लिन रहते हैं, मतलब अलग ही उनको देख के फील आती है। जैसे उरी में डायलॉग है ना, हाउस द जोश सर, वो बोलते हैं हाय। तो जब भी मैं कोई आर्मी का ट्रक देखता हूँ या आर्मी ऑफिसर देखता हूँ तो सेम फीलिंग मेरी है, लेकिन हाउस द जोश में कहा ऑलवेज हाय सर। तो अच्छा। ये फील मेरी इंडियन आर्मी के लिए थी, अब भी है, कभी कम नहीं होगी। तो मुझे इंडियन आर्मी में जाना था। घर पे भी मैंने बोला हुआ था, सब बहुत खुश थे कि हाँ हमारा बेटा इंडियन आर्मी में जाएगा। अच्छा। अब उनको क्या पता था कि लास्ट टाइम पे धोखा दे देगा। ऐसा धोखा देने का मेरा प्लान था नहीं कुछ। हाँ जी। पर हुआ कुछ ऐसा कि धीरे धीरे आके, यू नो, व्हेन यू आर ग्रोइंग, यू लर्निंग समथिंग न्यू डे बाय डे, यू स्टार्ट गेटिंग knowledge about your field or new things, you start gaining knowledge about something new। तो कुछ आर्ट के अंदर मेरी अट्रैक्शन ज़्यादा होता गया, आर्ट से जुड़ाव होता गया जिसे बोलते हैं। 10th क्लास में चारुकेशन फाउंडेशन का इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था, तो मेरिट जोन में स्टूडेंट कैटेगरी में मेरा गोल्ड मेडल आया था। ओके। वहाँ मुझे बहुत प्रेज मिला स्कूल में। हमारे प्रिंसिपल सर थे कपिल सूद सर, अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, यू नो। एज अ प्रिंसिपल मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए जो उन्होंने मेरे लिए करा, जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। उन्होंने ही मुझे एक बोलते हैं कि पंप करा मेरे इस टैलेंट को कि हाँ आपको आगे आना चाहिए करने के लिए। नहीं तो स्कूल में क्या होता है कि यू हैव लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑफ स्टडीज़, हाँ जी। और समटाइम्स यू हैव अ प्रेशर ऑफ स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स टीम मेंबर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। हाँ जी। पर मेरे प्रिंसिपल जो थे वो मुझे बोलते थे कि तुझे आर्ट में कुछ करना चाहिए। मेरा तो टारगेट था इंडियन आर्मी में जाने का, हाँ जी। तो मैंने सोचा हुआ था कि साइंस लेनी है 10th के बाद। हम्म। पर ही वॉज द ओनली वन हु ऑलवेज टोल्ड मी टू टेक ह्यूमैनिटीज़ और सम अदर सब्जेक्ट्स, परसू माई करियर इन दी आर्ट। पर इंडियन आर्मी का भूत सवार था तब, आर्ट चल रही थी, आर्ट के साथ समझौता नहीं था। पर इंडियन आर्मी का रास्ता एकदम टारगेट जो था बिल्कुल ऐसा था कि हाँ यहीं जाना है, तो चल रहा था। फिर तो कब चेंज किया आपने वो? उसी दौरान क्या हुआ कि 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे होता है, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। वो मेरे आइडल हैं, लाइफ के आइडल हैं। उनकी जो स्टडीज़ हैं, जो उनके थॉट्स हैं, जो उनकी लाइफ मोटो था, बहुत इंस्पायरिंग, यू नो।
a true Indian, a true human being he was. बहुत क्लोज था मैं उनके थॉट्स के, जी बल्कि उनका पूरा फील्ड रॉकेट साइंस का था, आर्ट से कोई इतना मतलब नहीं था, पर फिर भी वो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनसे अटैच हूँ। दूर इतना मतलब कभी बात नहीं हुई हमारी, हम मिले भी नहीं कभी। मैं चाहता था कि मैं उनसे मिलूँ पर मिल नहीं पाया। पर व्हेन ऑलवेज आई हर्ड हिज इंटरव्यूज़, तब जब मैं छोटा था तब भी तो मैं कनेक्शन फील करता था, अच्छा मतलब कि कैसे वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं टू डू समथिंग न्यू, हाँ जी डू समथिंग क्रिएटिव, इनोवेटिव। अब चाहे साइंस हो या पेंटिंग हो, देखो साइंस भी एक आर्ट हाँ जी है ना, और आर्ट तो है ही आर्ट। होता है तो वो चीज़ थी। अब उनका बर्थडे आ रहा था और तभी उसी ईयर उनकी डेथ हुई थी, हाँ है जी ना। तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम करते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जी तो मैंने एक स्पीड पेंटिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा स्कूल के अंदर। ओके अब स्पीड पेंटिंग क्या होती है, मेरठ के एरिया में लोगों को पता ही नहीं था तब, क्योंकि नया नया स्टार्ट हुआ था ये। तो स्पीड पेंटिंग का मैंने प्रोग्राम करा, तो प्रिंसिपल सर ने मुझसे पूछा कि तू करेगा क्या इसके अंदर। तो मैंने बोला कि सर मुझे 5 से 6 मिनट चाहिए स्टेज के ऊपर, मैं पेंटिंग बनाऊंगा वहाँ पे, ऐसे कलर्स थ्रो करके कैनवस के ऊपर। ओके So this was my first time in GTV college when I faced the stage, है ना, हाँ जी in front of many students, a whole school. ओके I don't know the number, exact number of students, but बहुत सारे थे, मुझे याद नहीं है। टीचर्स, स्टाफ, HODs and all. तो सर ने बोला तू कर लेगा। मैंने कहा हाँ सर मैं कोशिश करूँ। कह कोशिश क्या होती है ये। हाँ मैं जी कहा नहीं सर मैं करूँगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहते बेटा कोई बात नहीं, बिगड़ता भी है कोई बात नहीं, हाँ जी तुम ट्राई करो। यू नो दिस इज समथिंग विच एनकरेज यू टू डू समथिंग मोर। जैसे स्कूल में होता है कि अरे छोड़ो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, ये मोमेंट ख़राब हो जाएगा, दिन वेस्ट हो जाएगा। तो ही वॉज वेरी नाइस। उन्होंने मुझे ऐसा मोटिवेट करा कि आप करो, कुछ गलती होती है कोई बात नहीं, स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, होता है। होता रहता है एक मोटिवेशन थी ना ऐसे कि अब तो करना ही है, कुछ नहीं भी होगा तो भी करना है। आई रिमेंबर द डे 15 अक्टूबर। तो मैं 10th क्लास में था। मैं सुबह सुबह अपना वो तेल लगा के बाल काट के ड्रेसअप हो गया। बहुत सिंपल स्टूडेंट था, जिसे बोलते हैं कि हाँ पढ़ने लिखने वाला बच्चा टाइप, जबकि पढ़ता लिखता नहीं था, है ना, ऐसा अपीयरेंस थी। मैं गया अपना सब कुछ टाइम से पहले मैं पहुंच गया। एंड व्हाट आई लुक वॉज, मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड में। मतलब सर मुझसे पहले स्टेज पे खड़े हुए थे, प्रिंसिपल सर टाइम से, स्टूडेंट से पहले आगे वो स्टेज पे थे, जस्ट टू लुक आफ्टर कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन टुडे। उन्होंने पूरा प्रिपरेशन कर, ईजर लगाने में, कलर्स अरेंज करने में, टेबल अरेंज करने में मेरी हेल्प करी। यू नो योर प्रिंसिपल हेल्पिंग यू, एक बहुत बड़ी बात है विच यू नेवर डन बिफोर। तो मुझे डर लग रहा था कि क्या मैं कर पाऊँगा। हाँ जी और सर जो थे वो फेस रीड कर लेते थे हमारे। तो सर ने बोला बेटा घबराने की बात नहीं है, ऊपर वाले का नाम लो, चल जाओ आगे। मैं सर बिल्कुल आपका आशीर्वाद। तो उस टाइम असेंबली हुई, लास्ट में मेरा नेम कॉल हुआ, मैं ऐसे निकल के जा रहा हूँ, डरता हुआ जा रहा हूँ। पर स्टेज पे जाके उन्होंने, सर ने मुझे गुरु मंत्र दिया था जो मुझे आज तक याद है। वो गुरु मंत्र ये था कि जब भी स्टेज पे जाओ आप भूल जाओ नीचे कोई खड़ा है, सोचो कि आप ही बेस्ट हो, अब परफॉर्म कर दो। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, हाँ जी तो मेरा माइंड वहीं एकदम सर की बात पे गया, जो कोई नहीं है यहाँ पे, मैं बेस्ट हूँ, आई एम सुपीरियर। ऐसा मैंने सोच के मैं स्टेज पे चला गया। एंड द मोमेंट आई थ्रो द कलर ऑन द कैनवस, यू नो पैशन एक्सप्लोड्स आउट। ऐसा अंदर से एक्सप्लोजन हुआ ना कलर का। तो वो मूवमेंट जो होती है वो सॉन्ग के ऊपर, वंदे मातरम सॉन्ग पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था। एंड आई क्रिएटेड द रिदम एंड द पोर्ट्रेट ऑफ APJ अब्दुल कलाम सर। तो जितना मेरे अंदर सर के लिए रिस्पेक्ट थी, कलाम सर के लिए जितना भी मेरे अंदर था, वो सब मैंने कैनवस के ऊपर वहाँ निकाल दिया। 6 मिनट तो नहीं, 8.5 मिनट लगे थे, हाँ और जी पेंटिंग बन गई थी। पेंटिंग बन गई थी। और द मोमेंट आई साइंड द कैनवस, द होल school start clapping and cheering up. That moment was the wonderful ever moment in my life yet.
तो इतना मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, अच्छा। मेरे अंदर आर्ट है, मुझे ऐसा लगा। तो वहाँ से थोड़ा माइंड चेंज होना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद बहुत मैं बाहर जाने लगा, हाँ जी। सोशल वर्क के लिए मुझे बुलाया गया कि वॉल पेंटिंग होती थी हमारे पहले एक प्रयास, हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन है मेरठ के अंदर। जी। उन्होंने मुझे इनवाइट करा कि आप आके वॉल पेंटिंग करो यहाँ पे। तो वॉल पेंटिंग करने के लिए मैं उनके साथ जाता था। जी। तो धीरे धीरे लोग पहचानने लगे, पर स्टूडेंट बन के मैं रहा, कभी मैंने अपने आप को सोचा ही नहीं कि मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं आज भी नहीं सोचता कि मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट बनने में तो पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, मैं खुद नहीं जानता, शायद वहाँ तक पहुँच भी ना पाऊँ। पर एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा सबके साथ वहाँ रहा। फिर 11th क्लास में हुआ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई करा। अच्छा। कुछ पता ही नहीं था कैसे करते हैं, बस हवा में तीर चलाया कि देखते हैं क्या होता है। तो मैंने MS धोनी का पोर्ट्रेट बनाया था वर्ड्स से, लिख के। ओके। उसमें 7,775 वर्ड्स मैंने लिखे थे हाँ जी। पोर्ट्रेट के अंदर। तो उसको मैंने गिनीज बुक में अप्लाई करा। उसका लेट रिप्लाई आया, पर उससे पहले एक दूसरी बुक में वो रजिस्टर हो गया था। तो एक बोलते हैं ना कि एक डर रहता है। डर था और एक रास्ता भी मिल गया हाँ। कि कुछ नया कर सकते हैं। उसी दौरान मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के अंदर ऑडिशन देके आया था। अच्छा। तो वहाँ पे एक राउंड क्लियर हो गया था ऑडिशन का। वो टीवी वाले राउंड में उस टाइम पता नहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। जब मैं वहाँ ऑडिशन देने गया, मेरा बैग भी खो गया। जब मैंने वहाँ पे आके पेंट करा किसी से कलर लेके, तो पेंटिंग भी नहीं बनी। तो हो सकता है माँ भगवती की इच्छा नहीं थी कि मैं उसमें जाऊँ शो में, तो वहाँ पे ऐसा हुआ। पर एक तो ना बैकग्राउंड तैयार हो रहा था हाँ जी। आर्ट वर्ल्ड में जाने के लिए। फिर थोड़े टाइम बाद जब कई बार मैं अप्लाई कर चुका था वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, कुछ हो नहीं रहा था वर्ल्ड रिकॉर्ड में। फिर एक बार क्या होता है कि 11th क्लास के लास्ट में मैंने एक टीम बनाई 72 आवर्स नॉन स्टॉप पेंटिंग करने के लिए, ओके। जिसको नाम दिया गया क्लीनाथॉन। ये नाम भी हमारे प्रिंसिपल सर ने सजेस्ट करा था। अच्छा। क्लीनाथॉन यानी मैराथन पेंटिंग, तो उसको क्लीनाथॉन, क्लीन इंडिया के ऊपर थीम थी। हाँ जी। तो हमने वो प्लान करा, स्टूडेंट्स पिक करें कौन कर सकता है, कौन 72 आवर्स तक नॉन स्टॉप पेंटिंग कर सकता है साथ में। तो वहाँ से एक जो माहौल क्रिएट हुआ, यू नो, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशन हाँ जी। फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। हमारा कंपटीशन था फ्रांस से, फ्रांस का रिकॉर्ड था 60 आवर्स का। और हाँ जी। वो सब मैच्योर आर्टिस्ट थे जिन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट करा था। हम सब स्टूडेंट्स थे 11th क्लास के, 10th क्लास के थे मेरे ग्रुप में, कुछ 9th क्लास के भी स्टूडेंट थे। हम 7 लोग थे, बहुत अच्छी टीम थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी टीम दोबारा से मेरी बन पाएगी, कि वो सब स्टूडेंट्स जो थे ना, उनके अंदर एक जोश था, एक जज्बा था कुछ करने का, स्कूल के लिए, अपने देश के लिए। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, फर्स्ट टाइम बना रहे थे, स्टूडेंट थे, कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे होगा, पर एक था कि हाँ हमें करना है। उस टाइम भी प्रिंसिपल सर ने बहुत सपोर्ट करा। यू नो, पेरेंट्स आ रहे थे कंप्लेन करने के लिए जब वो प्रोसेस चल रहा था सिलेक्शन का, कि आपने हमारे बच्चे को क्यों नहीं लिया इसके अंदर, या भानु कौन होता है चूज़ करने वाला। अच्छा। यू नो, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ उसके अंदर, जबकि ऐसा नहीं था। तो कंप्लेंट पहले जब स्टार्टिंग हुई थी, जब मैंने प्रपोजल रखा था स्टूडेंट्स के सामने, तो सब ने मजाक उड़ाया था मेरा कि अबे जा पागल, क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। कुछ लोगों ने बोला कि हम करेंगे, घर पे से मना हो गई उनके। जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, प्रेस रिलीज हो गया था, तब पेरेंट्स की कंप्लेन आनी शुरू हो गई कि अकेले अकेले कर रहे हैं, ये सब कुछ स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए, इनको किसने हक दिया ये अपनी टीम बनाने का, हमारे बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ इसके अंदर। तो दैट टाइम प्रिंसिपल सर वॉज देयर टू प्रोटेक्ट मी, हर किसी से जो भी कुछ होता था वो कि हाँ मेरे पास आके बात करो। मेरे पास किसी को हाँ नहीं देते थे वो। यू नो, वो मोमेंट ऐसा था कि मैं अब भी याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर सर नहीं होते तो शायद कुछ भी नहीं होता भी, है ना। फिर चला, टीम बनी हमारी। अब सर थे हर चीज़ को बहुत फाइन तरीके से करने वाले, हर चीज़ की डेप्थ में जाते थे वो। तो सर ने बोला कि भानु, एक दिन मुझे बुलाया कि तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट कर रहे हो, अब फ्रांस के साथ रिकॉर्ड है,
अगर नहीं हुआ ना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं कहा सर हाँ ये तो है। कह रहे एक मॉक ट्रायल लेते हैं। मैं कहा, ठीक है सर। तो हम लोगों ने एक मॉक ट्रायल प्लान करा। उस मॉक ट्रायल के अंदर हमने 90 आवर्स तक पेंटिंग करी थी। अच्छा। We took the sleep of 3 to 4 hours per day. We are allowed to take 4 hours sleep per day. और 90 आवर्स तक हमने वो पेंटिंग करी थी जग के। उस 4 घंटे में हमारे पास हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, जो हमें करना है। और वो 4 घंटे आप लगातार ले लो, चाहे 4 घंटे एक घंटा करके ले लो, 24 घंटों में से एक रूल था। तो 90 आवर्स तक हम लोगों ने मॉक ट्रायल में पेंटिंग करा। दैट टाइम सर को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम कर लेंगे। तो सर मुझे बुलाते हैं कि बेटा तू कर लेगा। मैं कहा सर कोशिश करते हैं पूरी। अब डे था, ओपनिंग डे था हमारा रिकॉर्ड का। सब एक्साइटेड थे पूरी रात भर। एक दिन पहले तो नींद आई नहीं थी, सुबह क्या होगा सुबह क्या होगा। मैं टीम का कैप्टन था, अपना उसका रिप्रेजेंटेटिव था। अच्छा अब जा रहे हैं हम लोग करने के लिए। सब आए हुए थे उस टाइम पे। डीएम आए हुए थे, डीआईजी आए हुए थे। ओपनिंग सेरेमनी में मुझे डर लग रहा था कि कैसे होगा, इतने लोग आ गए हैं, सब मेरे लिए आए हैं कि मैंने इनिशिएटिव लिया है। यू नो उस दिन भी सर ने मुझे अलग से बुलाया, प्रिंसिपल सर ने। एंड व्हाट ही सेड, भानु तू कर लेगा ना। अच्छा। अगर तू नहीं कर पाएगा या तुझे थोड़ा डाउट है तो मैं आज ही इसको कैंसिल कर दूंगा। यू नो द पर्सन हु इन्वेस्ट हिज टाइम, हिज मनी इन योर विजन, इन योर ड्रीम, हु टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट, वो एक लास्ट मोमेंट पे आके आपसे एक ऐसी बात बोल रहे हैं कि अगर तुझे फील हो रहा है कि ये रिस्क है तो ये सब अपने ऊपर मैं ले लूँगा। मतलब मेरे विजन के लिए वो अपने ऊपर उसका ब्लेम लेने के लिए तैयार थे कि नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं अभी कैंसिल कर दूंगा इसको। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि हाउ लकी आई एम टू हैव द प्रिंसिपल लाइक दिस, लाइक हिम। यू नो ही टच द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है यार, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा सर से, बस मैंने सर की तरफ देखा। आई टच हिज फीट्स। मैं कहा सर मैं कर लूँगा, आप इतना भरोसा रखो, मैं कर लूँगा, इंडिया के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा। तो कहा ठीक है बेटा। फिर प्रोग्राम हुआ, सेरेमनी हुई, ओपनिंग सेरेमनी हुई, रिकॉर्ड चला, पूरे 72 आवर्स कंप्लीट हुए। हमें टाइटल मिला वर्ल्ड रिकॉर्ड का, मैंने फ्लैग होस्टिंग करी। यू नो दैट मोमेंट आई फील दैट आई एम अबव द स्काई। और मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस चीज़ को, वो एक मोमेंट, प्राइड मोमेंट। हाँ। दैट मोमेंट वाज द फर्स्ट टाइम माय फादर, कैसे बोलूँगा उस चीज़ को, माय फादर एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स मी। उससे पहले वो कभी ऐसे एक्सप्रेस करते नहीं थे। वो खुश होते थे पर कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे। पर उस दिन उन्होंने एक्सप्रेस करा, उनके फेस से मुझे ऐसा लगा कि हाँ ही वॉज वेरी हैप्पी। My principal was crying. He was dancing with us to enjoy the moment. You know, it's a matter of great pride. Your principal is crying for your vision that you have succeeded in that. Yeah. The whole school was cheering for us with a hooting sound, and there was all around the chatting of Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai. So you know something which boosts the inner creativity and inner artist inside me. उस मोमेंट से मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब आर्ट करनी चाहिए। इंडियन आर्मी भी अगर नेशन के लिए है तो क्रिएटिविटी भी हो सकती है। हाँ जी। ज़रूरी नहीं है कि आर्मी से ही आप देश की सेवा करो, आपके टैलेंट से भी आप सेवा कर सकते हो। दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मुझे आर्ट करनी चाहिए। फिर भी क्लियर नहीं था, साइंस में ले चुका था 11th तक। अच्छा। फिर आत्मा गवाही देने लगी कि बेटा रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा क्योंकि साइंस में पढ़ना भी होता है। हाँ जी। और पढ़े कौन भैया, हमें तो पेंटिंग करनी है।
तो घसीट के पास हुए 11th में। बहुत ख़राब रिजल्ट था, मैं बता भी नहीं सकता। ये समझो दया पे पास हुआ मैं 11th क्लास में कि जा कर दिया तुझे प्रमोट। अगेन द मोमेंट कम, सर ने मुझे बुलाया ऑफिस में। सर बोलते हैं कि कर ली अपनी मन की, ले ली साइंस, अब बैठ जा शांति से, सब्जेक्ट चेंज कर, कुछ और सब्जेक्ट ले, 12th कर और निकल स्कूल से और जाके आर्ट कर। ही स्कोल्ड मी फॉर दिस, फॉर दैट थिंग। मैं कहा नहीं सर साइंस, चुप रहे, मैं बड़ा हूँ तू बड़ा है। मैं कहा सर जैसा आपका। तो दैट मोमेंट आई चेंज माई सब्जेक्ट चेंज करे, सब कुछ नया हो गया। पर आर्ट करनी थी, आर्ट से कोई समझौता नहीं था, आर्ट चलेगी। फिर सब्जेक्ट चेंज कर दिए, पढ़ाई कर दी, 12th का रिजल्ट भी आ गया। फिर उसके बाद तो क्लियर हो गया था कि हाँ आर्ट करनी है। पर अंदर से आर्मी के लिए वो ना एक आवाज़ आ रही थी कि यार ट्राई कर ले, कोई बात नहीं। घर पे किसी को बोला नहीं था कि आर्मी नहीं जाऊंगा। अब मन के अंदर दो चीज़ हो रही थी, आर्मी के लिए जाना है या आर्ट करनी है। फिर दिमाग में एक आइडिया आया, खुराफाती आइडिया। मेरा रिजल्ट आया, घर में उम्मीद नहीं थी किसी को मैं पास हो जाऊंगा। तो पूरे दिन तो पेंटिंग करता रहता है, पता नहीं भगवान भरोसे रिजल्ट वगैरह। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं कहा पास में हो जाऊंगा क्या। अब पास में हो गया, अच्छे नंबर आए थे, 80% रिजल्ट आया था। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि ये क्या हो गया। तो ठीक है, हो गया। अब फादर के पास मैं गया। द थिंग आई आस्क्ड हिम वाज कि मुझे एक छोटा सा टैटू बनवाना है। और वो मुझे ऊपर से देख रहे नीचे तक कि टैटू, हमारे यहाँ परमिशन थी नहीं टैटू की या पियर्सिंग की, किसी चीज़ की। तो फिर मैं दीदी के पास गया। मुझे कोई भी अप्रोच करनी होती थी मैं दीदी के पास जाता था। अच्छा। दीदी थोड़ा लगा दो, मक्खन लगा दो। तो दीदी ने कुछ बोला, पहले तो उनके सामने मुझे डांटा, टैटू बनाएगा ये करेगा। फिर धीरे धीरे अरे चलो छोटा सा तो टैटू के लिए परमिशन मिल गई कि इतना होना चाहिए, इस साइज़ का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब तो परमिशन मिल गई। तो मेरा एक स्टूडेंट था तब, मुझसे स्केचिंग सीखता था, मैं उसके पास गया, लगा बना दे भाई टैटू। अब मैंने उसके ये वाला टैटू बनवाया। द एम बिहाइंड गेटिंग टैटू वॉज कि अब आर्मी में सिलेक्शन होगा ही नहीं। ओह। अब भूत उतरेगा आर्मी का, अब ऑप्शन रहेगा ही नहीं कि मैं आर्मी में जा पाऊँ। द मेन एम बिहाइंड माई टैटू वॉज कि अब आर्मी में सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ आर्ट करनी है। तो वहाँ से टैटू की स्टार्टिंग हुई। उसके बाद आई गॉट 5 टैटूज फ्रॉम माई स्टूडेंट। पियर्सिंग भी करा ली, डांट पिटी, डांट खाई। पर एक टाइम के बाद पेरेंट्स बोलना छोड़ देते हैं कि भैया तू सुनेगा नहीं, कर ले जो तुझे करना है, हमसे मत बोल। तो वो था। इन सब के दौरान द पर्सन हु ऑलवेज एनकरेज मी, हु मोटिवेट्स मी, हु एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिहाइंड मी वॉज माई मदर। कभी कभी ऐसा होता था बीच में कि मोरल डाउन हो जाता था। बहुत इंसिडेंट बीच में हुए ऐसे कि पेंटिंग नहीं हुई, छूट गई, ड्राइंग नहीं करता था। द ओनली पर्सन हु ऑलवेज कम टू मी वॉज माई मदर कि ड्राइंग क्यों नहीं कर रहा है आजकल। डांटती थी वो, ऐसा नहीं है कि डांटती नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट नहीं करे, सपोर्ट था, पूरा सपोर्ट था कि ड्राइंग क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं उनको बोलता था कि ऐसे कि नहीं ड्राइंग कर, कुछ भी बना ड्राइंग कर। शी ऑलवेज एनकरेज मी, पुश मी टुवर्ड्स डूइंग माई क्रिएटिविटी। बोलती थी कि पढ़ाई भी कर, आर्ट भी कर साथ साथ में, आर्ट को मत छोड़ कर। बोलती थी कि आर्मी में भी जाना है तो जा आर्मी के अंदर, पर ड्राइंग साथ में करता रहे। एक यू नीड समथिंग टू ऑलवेज फ्रेशन अप योर माइंड, टू क्लींस इन योर सोल। तो आर्ट एक ऐसा मीडियम है जो इसमें हेल्प करता है। तो मेरी मदर मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है। उनकी भी आर्ट बहुत अच्छी है। अच्छा। वो ड्राइंग ज़्यादा करती नहीं है, पर एक आध बार उन्होंने कभी बचपन में मेरी ड्राइंग कॉपी में करी थी। तो शी इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट। ड्राइंग करती नहीं है पर बहुत अच्छा उनका मतलब फाइन हाथ है, अगर वो प्रैक्टिस करें रेगुलर अपनी। तो माई मदर ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू डू मोर एंड मोर इन आर्ट्स। अब भी करती हैं,
जैसे कभी कभी होता है कि बहुत बहुत टाइम में पेंटिंग नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ पेंटिंग कर रहे हैं, पूछ लेती हैं आजकल पेंटिंग नहीं कर रहा या कुछ नया कर, ऐसा चलता रहता है। अच्छा, ये चीज़ है कि फैमिली में भी मोटिवेशन होता रहता है। बढ़िया है कि चलो आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। अच्छा, तो अब हमें आप ये बताइए कि आपका एज अ आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली कब शुरुआत हुई और आपने उस मतलब आर्ट वर्ल्ड में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? प्रोफेशनल तरीके से स्टार्टिंग हुई BFA से ही, जब मैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए गया। पहले मैं दिल्ली गया था कोर्स के लिए, BFA के लिए, पर दिल्ली जाके ऐसा लगा नहीं, करेक्शन फील नहीं हुआ वहाँ जाके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जगह बुरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ आर्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं वहाँ कर पाऊँगा। मतलब वो जो एनवायरनमेंट था वहाँ का, वो मुझे लगा नहीं कि मैं आर्ट यहाँ पे या सीख पाऊँगा, कुछ कर पाऊँगा। तो वहाँ से मैंने स्विच करके अपना मेरठ में ही मैंने बैचलर्स करी BFA। तो उसमें सीख रहा था कि आर्ट होती क्या है, व्हाट इज़ रियल आर्ट। तो फर्स्ट ईयर चला गया, बैचलर्स था, फाउंडेशन होता है, सब चीज़ कॉमन होती है, सब कुछ स्कल्पचर आपको करना होता है, पेंटिंग करनी होती है, अप्लाइड आर्ट्स का थोड़ा वर्क होता है, फैशन का कुछ वर्क होता है, प्रिंट मेकिंग, सब कुछ बहुत सारी चीज़ होती है। सेकेंड ईयर आते आते लॉकडाउन लग गया। जब सेकेंड ईयर चल रहा था तो मिड में लॉकडाउन लग गया। हाँ जी। अब चलो सेकेंड ईयर निकल गया, घर पे ही मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कलर्स के साथ। एक चीज़ थी जो स्टार्टिंग से मेरे फादर मुझे बोलते थे, कभी भी कॉपी करके मत बनाओ। मेरे फादर का आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने एक ही चीज़ हमेशा बोली है, वो अब भी बोलते हैं कि खराब चीज़ को अगर तुम ठीक कर दो, बिगड़ी हुई चीज़ को तुम ढंग से रूपांतरित कर दो, तो तुम कलाकार हो। जो पहले से ही सुंदर है उसको बना दिया तो कलाकार नहीं है, वो तो उसकी सुंदरता है ही। तो वो चीज़ मुझे बहुत अब भी मेरे अंदर समाहित है। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तो वो उसी रास्ते में मैं चला। सेकेंड ईयर के मिड से मैंने फ़ोन से कुछ भी देखना या पोर्ट्रेट वगैरह ड्राइंग करनी बंद कर दी, एक्सपेरिमेंट करने लगा कुछ, जबकि ऐसा होता नहीं है, थर्ड ईयर के बाद से एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। पर था मुझे कि चलो करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, असाइनमेंट तो करनी है कॉलेज के, पर एक्सपेरिमेंट भी करना है। करता रहा, सेकेंड ईयर निकल गया ऐसे ही कोरोना में। तो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तब मेरे गुरु ओम प्रकाश मिश्रा सर, उन्होंने ऑनलाइन क्लास ली। उससे पहले मेरी सर से कभी बात नहीं हुई थी, वो कॉलेज में आते थे तो बात नहीं होती थी, बहुत स्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे, तो मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था, दूर हम मतलब देख के गुड मॉर्निंग सर करके बस थोड़ा सर, रिप्लाई भी नहीं करते थे ढंग से। तो ऑनलाइन क्लास के अंदर फर्स्ट टाइम सर से इंटरेक्शन हुआ, तो सर ने मेरा नेम कॉल करा कि भानुदेव शर्मा सर, मेरा काम मैंने देखा है तो कुछ थोड़ा नया करने की कोशिश करता है, क्लास में आके मिल मुझसे। मैं कहा सर लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या काम करना है कि लॉकडाउन देखना है? कैसा काम करना है? तो घर पे बोला मैंने कि मुझे कॉलेज जाना है, पेरेंट्स को लगा कि कहीं और जा रहा है कॉलेज का नाम देके। अच्छा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कॉलेज ही जा रहा हूँ, देखो ये सब सामान मेरे पास है। मैं कॉलेज गया क्योंकि फैकल्टी आती थी कॉलेज के अंदर कोरोना में भी। अब मैं गया हूँ, सर बैठे हुए हैं, मैं सर के पास जाके बैठा, सर ने मुझसे पूछना स्टार्ट करा किस टॉपिक पे काम करता है, इसी टॉपिक पे क्यों काम करना चाहता है, या असाइनमेंट जो होती हैं वो क्यों नहीं करता। तो आपने क्या थीम चूज करी थी उस समय? उस टाइम पे मैं कंटेम्प्रेरी में सररियलिस्टिक या पॉप सररियलिस्टिक पे काम कर रहा था। हाँ जी। इंटरेस्ट डेवलप कर रहा था उस टाइम पे। अच्छा, हमने आपकी पेंटिंग्स देखी है, अब तो वो आपकी रिलीजियस पेंटिंग हो चुकी है, मतलब वो कंटेम्प्रेरी से रिलीजियस थीम पे आना, क्या चेंज था वो? वही उसमें मैं बताता हूँ। उस टाइम पे मैं कंटेम्प्रेरी या सररियलिस्टिक पे काम कर रहा था, थोड़ा ट्राई कर रहा था करने का। तो सर मुझे बोलते हैं आके कि देख तू कॉपी नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, पर जो बना रहा है उसको ऐसा बना कुछ लगे तो कि वो स्टोरी है, आर्ट तो लगे। हाँ। ये बात भी है, आर्ट क्या है ये जाने बगैर तू क्रिएट कर रहा है। हाँ ये भी है।
उस टाइम सब सिर के ऊपर से जा रहा था, पर सर बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, सर नॉलेजेबल, भाई आपके फैकल्टी हैं, वो आपके टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, तो सुनना है। स्टार्टिंग में मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब सर ने मुझे थोड़ा गाइड करा, बोलते हैं कल ऑयल लेके आ, ऑयल कलर्स लेके आ, स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जाना स्टार्ट करा सर के पास। अब धीरे धीरे सर ने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट करी। सर की बहुत अच्छी बात थी कि डायरेक्टली कुछ नहीं बताते। अब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो डायरेक्टली कुछ नहीं बताते सर। सर क्या करते हैं, टास्क देते हैं, ऐसा ऐसा करके दिखा, ऐसा ऐसा करके दिखा, इतने टाइम में करके दिखा। अगर आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, उसके एंड में आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा क्यों करवाया था, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी या मोटिव क्या था। तो उस दौरान जो चीज़ें हम सीखते हैं वही आर्ट के बारे में नॉलेज होती है। तो सर ने यही करना स्टार्ट करा, चल कैनवस कलर कर, चल बेसिक कलर लगा, अब ये कर। तो बीच में इरिटेशन भी होती थी, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डांट देते हैं, कभी भी कुछ पूछो तो बताते नहीं है, डायरेक्ट पहेलियाँ बुझाते हैं। उस टाइम पे मेरे थॉट ऐसे थे सर के लिए। अच्छा। पर एक चीज़ थी कि कुछ नया सिखा रहे हैं। हाँ जी। He was the only one who told me not to use phone in my college. ओके। He was the only one. वो हमेशा बोलते थे कि बाहर जा, ऑब्जर्व कर, डेली लाइफ को देख, उसमें से देख क्या चीज़ मिलती है तुझे। हाँ जी। फिर एक स्टेज आई, सर ने मुझे बोला तू जो है हाँ जी। उसको ढूंढ कि जी। तू क्या है। हाँ। अब मैंने कहा मैं कैसे ढूंढ लूँ कि मैं क्या हूँ, मैं हाँ। तो इंसान हूँ। डांट के चले गए, तू पागल का पागल ही रहेगा। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या ढूंढूं अपने आप को। हाँ जी। बोलते हैं कि जा स्टडी कर, फ्रेंड से पूछ अपने कि तू क्या है। अब मैं गया तो फ्रेंड्स ज़्यादा, मेरे फ्रेंड्स कभी मैंने बनाए नहीं, लिमिटेड अच्छा। फ्रेंड्स मेरे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैं क्या हूँ, मैं कि तू बावला है। मुझे रिप्लाई मिला ये। मैं कहा वो तो ठीक है चलो, पर और क्या भैया, तू हो गया पागल कोरोना में, घर में रह के, हमसे मत पूछ, हमारे में दिमाग नहीं है। और मैं बहुत परेशान था हाँ जी। कि मैं हूँ क्या, मतलब क्या, कहाँ से ढूंढूं अपने आप को, क्या ढूंढूं अपने आप को, जी। क्या कहाँ झाँकूं अपने अंदर। तो फिर मैं सर के पास आया, परेशान हो गया। फिर धीरे धीरे सर ने मुझे मेरा पूरा रिकॉल कराया बचपन से अब तक, कहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई, हाँ जी। क्या हुई, पूछा मुझसे। उसके बीच बीच में मुझे हिंट्स दिए अच्छा। कि मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ, कहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, क्या मेरा इंटरेस्ट है, क्या मेरी बातों से उनको दिखता है, या क्या मेरे पर्सनैलिटी से उनको दिखता है। जी। अब मैंने उस पर गौर करना शुरू करा। अब स्टूडेंट, अभी तक तो मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोच रहा था, थोड़ा मैंने अलग तरीके से सोचना शुरू हाँ जी। करा, आर्ट को देखना शुरू करा। तो मुझे समझ आया थोड़ा थोड़ा अपने आप को देखे कि जो मैं कर रहा हूँ वो इनफ नहीं है। वो ठीक है, कंटेम्प्रेरी है, पर उसमें मैं नहीं हूँ। आपको अपनापन नहीं महसूस हुआ? हाँ, वो क्योंकि मुझे शुरुआत से ही इंडिया से बहुत प्यार है, इंडियन कल्चर से बहुत प्यार है, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने इतिहास से। तो मेरे काम में वो चीज़ दिख नहीं रही थी। हाँ जी। वही चीज़ सर बोल रहे थे। मैंने बोला ना, कभी डायरेक्ट कुछ बोलते ही नहीं है, अब भी नहीं बोलते डायरेक्ट। एक रहस्य है उनकी बातों में। हाँ, रहस्य है कि टास्क देते हैं कि कुछ जान अपने बारे में, तो क्या है, तो क्या कर रहा है। तो मैंने स्टडी स्टार्ट करी, अब धीरे धीरे गया, पढ़ा चीज़ों के बारे में, तो रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उसमें नहीं है, वो चीज़ नहीं आएगी। फिर रुझान मेरा धीरे धीरे अपनी जो हिस्ट्री है, रामायण महाभारत, जो भारत का इतिहास है, हाँ जी, जो परम इतिहास है, उधर की तरफ मैं मुड़ा। जो परम ज्ञान है, जो परम श्रुति है, वेद, वेदोहम, उधर की तरफ मैं गया। क्योंकि वेद में भी लिखा है वेदम परम श्रुति प्रमाणम। अच्छा। तो परम प्रमाण जो ज्ञान का है वो वेद है। हाँ जी। उधर की तरफ गया, पढ़ना स्टार्ट करा। समझ नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में कुछ, धीरे धीरे स्टडी करी, डिकोड करना स्टार्ट करा। ऐसा नहीं कह सकते थे कि मुझे सब कुछ समझ आ गया, पर जितना मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा नेचर को, तो मुझे हिंट्स मिले कि हाँ, अब ऐसे काम करना चाहिए।
तो वेद में ही पहला श्लोक आता है ऋग्वेद में, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवमित्वजम होताराम रत्नधातमम। उसका मतलब ये है कि जो अग्नि तत्व है, अग्नि है, ये परम तत्व है, हाँ जी। इसी से सारी क्रिएशन है, यही रत्नों का भंडार है, इसी से रत्न उत्पन्न होते हैं। अच्छा, तो अभी ना हमारे जैसे दर्शक आपके ये देख रहे हैं, मतलब कोई स्टूडेंट्स होंगे अपने करियर बनाना चाहेंगे आर्ट में, तो आप उनको क्या ज्ञान देना चाहेंगे उसको, मतलब कि वो अपने अंदर क्या खोजे कि वो इस आर्ट फील्ड में कि वो अपने आप को जान पाए, क्या उनके लिए की पॉइंट हो? उनके लिए की पॉइंट देखो क्या है, जैसे मैंने भी बताया कि अग्नि परम तत्व मैंने बताया, तो उसकी जो लय है वो लय ढूंढी मैंने कि वो लय काम में होनी चाहिए। जो अग्नि की लय है, जिस तरीके से मूवमेंट करती है, वो कितना सुंदर होता है, आप कभी देखो उसकी फ्लेम, वो मूवमेंट। अब जब मैंने इंडियन वर्क देखा पुराना, तो वो मूवमेंट थी उसके अंदर। अच्छा, यू नो, यू फील द रिदम ऑफ द लाइंस एंड द फ्लो ऑफ कलर्स, द डेप्थ बिहाइंड द स्टोरी, है ना। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से पिक करने की सोची। अभी इतना आया नहीं है वो चीज़, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आ जाए, पता नहीं कब आएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए भी वही चीज़ है कि आप क्या हो, वो मैटर करता है। अभी क्या है कि चारों तरफ वेस्ट की कॉपी हो रही है, हाँ जी, वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, हाँ जी, कि वेस्ट में अगर ये हो रहा है तो हम भी करेंगे। हाँ जी, अरे ठीक है, वेस्ट कर रहा है, करने दो उनको, आप जो हो वो करो ना। मेरा मानना ये है, वेस्ट स्टडी के लिए ठीक है, वेस्ट आपको जो आप हो, हमारी संस्कृति इतनी महान है। जैसे कई बार होता है कि कई लोग कहता है कैनवस पे कोई भी कलर फेंक देते हैं, कुछ भी बना देते हैं और बाद में उसको अनटाइटल्ड का नाम दे देते हैं, मतलब कि ना वो कुछ समझा पाते हैं ना कुछ, कि बस ये है एक आर्ट फील्ड में। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपका उसकी तरफ क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए क्या होता है कि जब भी आपने बोला अनटाइटल्ड, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। लास्ट में जाके हर चीज अमूर्त है भाई, निराकार ब्रह्म जो सुप्रीम पावर है वो भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको एक जर्नी करनी पड़ती है ना। हाँ जी, भाई बर्फ तभी तो बनेगी जब पानी धीरे धीरे ठंडा होकर ऊपर जाएगा, या बर्फ तभी तो पानी बनेगा जब वो धीरे धीरे पिघलेगा। आप डायरेक्ट बर्फ के पास नहीं जा सकते। हाँ जी, या डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते कि पानी मिल गया तो बर्फ मिल गई जी, एक प्रोसेस है ना। हाँ जी, इसका बिगेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपको घी चाहिए, हाँ जी, तो उस दूध की दही बनेगी, उससे फिर मक्खन बनेगा, फिर उसको बिलो के या हाँ जी, करके उसको प्रोसेस होता है, तब घी निकलता है। हाँ जी, डायरेक्ट घी नहीं मिलेगा गाय के पास से। हाँ जी, तो वही चीज़ आर्ट है। आप एब्स्ट्रैक्ट तक या मूर्त तक तब जाओगे जब आप मूर्त को समझ जाओगे। यही चीज़ हमारे कल्चर में है। हाँ जी, आप फॉर्म देखते हैं कि महादेव की जो प्रतिमा है या नटराज प्रतिमा है, ये एब्स्ट्रैक्ट का एक फॉर्म है। हाँ जी, आपको बताने के लिए कि वो सुप्रीम पावर क्या है। आपको डायरेक्ट अगर हम बोल देंगे कि निराकार ब्रह्म है, हर कोई नहीं पहचान सकता उस चीज को, नहीं जाएगा जब तक डेप्थ स्टडी ना हो। आपके पास नहीं है वो चीज। आप सुनने में अच्छा लगेगा, अरे निराकार ब्रह्म सब जगह भगवान है, हाँ जी, पर कहाँ है? हाँ जी, उसको फील करने के लिए आपको वो जो फॉर्म है, हाँ, वो फॉर्म को समझना पड़ेगा ना, कि ऐसा ही क्यों, वो जटा क्यों है, या नाग क्यों है, हाँ जी, या विष का प्याला क्यों पिया, या त्रिनेत्र क्यों है। महादेव का जो एक प्रतिमा है या महादेव का जो आइडल बनाया है, क्यों बनाया है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वो निराकार ब्रह्म तक जाने के लिए आपको साकार ब्रह्म की जो ज्ञान है, जो साकार ब्रह्म की कल्पना है, उसको जानना पड़ेगा। वही चीज़ आर्ट है। अभी क्या है कि जहाँ तक मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स करते हैं बिगिनिंग में, कि छीटा मारा कलर पे, ऐसे करा और एब्स्ट्रैक्ट अनटाइटल, वो काम से बचते हैं। हाँ जी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी ऐसा करते हैं, कि जहाँ तक बिगिनर्स जो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं सॉरी नहीं हूँ, अच्छा, बोल देता हूँ, क्योंकि ये मेरा थॉट है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट तब करना चाहिए जब आप फॉर्म समझ जाओ, लाइन समझ जाओ। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे हमारे, जय जरोटिया सर, हाँ जी, बहुत सिंपल नेचर के सर, मतलब इतना मीठा बोलते थे सर। तो उनका भी ये कहना है कि कुछ भी बना देना आर्ट नहीं है। हाँ जी, कुछ भी आपने बना दिया वो आर्ट नहीं है, उसके लिए डीप स्टडी चाहिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसके पीछे एक स्टडी होनी चाहिए, वो आर्ट है। तो वही चीज़ मुझे लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तब होनी चाहिए जब आप एक जर्नी पूरी कवर कर लें फिगरेटिव आर्ट की,
तब वो आनी चाहिए। हमने कई बार आपके मतलब साथ वालों से पूछा है या जो लोग आपके संग रहते हैं उनसे पूछा है कि आपको चाय और काले कपड़े कुछ ज़्यादा ही पसंद है। क्या इसमें भी कोई कला का रहस्य है या क्या है? हाँ, चाय चाय मुझे बहुत पसंद है, काले कपड़े भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें कला का रहस्य नहीं कह सकते। देखो मैं बताता हूँ कि चाय चाय क्यों पसंद है। हाँ जी। बचपन में भी कभी मुझे ऐसा शौक नहीं था कि मैं दूध पी रहा हूँ, वो जो दे देते हैं घर में बॉर्नविटा डाल के, सब डाल के। शौक चढ़ा था बॉर्नविटा पीने का, ख़त्म नहीं हुआ था मेरे से, वो डिब्बा ऐसे गया बेकार। उसको बाद में खाली करके ब्रश भर दिया था। मुझे चाय बहुत अच्छी लगती थी। हाँ जी। फिर मैं थोड़ा जब बड़ा हुआ, जी। यू नो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो विंटर्स में मेरे ऊपर एक रूम था घर पे हाँ जी। जिसमें मैं आर्ट करता था। वो मुझे दिया हुआ था कि तू इसमें ही रह, इसमें ही पेंटिंग कर, ऐसा कि हाँ नीचे मत फैला कर ऐसे। तो मैं वहाँ रात को जाता था विंटर्स में, 10 बजे के करीब मैं एंट्री लेता था रूम के अंदर। अब विंटर्स में रात को 10 बजे तो काफ़ी टाइम हो जाता है। हाँ जी। अब 10 से 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मैं सुबह की पेंटिंग करता था। अच्छा। तो उस टाइम पे कान में हेडफोन लगाया, म्यूज़िक चलाया और चाय बनाई। थर्मस में चाय भर के मैं ले गया कि कुछ तो चाहिए साथ में। हाँ जी। तो चाय की आदत मुझे वहाँ से लगी अच्छा। और चाय इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई मेरी, और कला की साथी। कला की साथी जिसे कह सकते हैं कि पी रहे हैं, मज़ा सा अच्छा लग रहा है, कुछ हाँ जी। बना रहे हैं। एंड यू नो टी इज समथिंग विच इज़ ऑलवेज ऑफर्ड टू यू इन इंडिया। आप कहीं भी जाओगे तो आप चाय पियोगे, चाय पीते हो, चलो चाय पीते हैं। किसी भी आप रिलेटिव के यहाँ जाओगे, वो पानी के बाद डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा कि कोल्ड ड्रिंक पिएगा या कोल्ड ड्रिंक पियोगे, चाय लेगा क्या। कॉफ़ी भी इतना भी नहीं एकदम पूछते, वो भी मॉडर्न कूल के लिए टैग चल गया है कि हम कॉफ़ी पीते हैं, पर टी इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस हाँ जी। ऑफ एवरीबडी इन इंडिया, आई थिंक। तो टी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू एवरीबडी इन इंडिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, चाय में वो बात है जो जोड़े रखती है सबसे। वो तो भेदभाव नहीं है, हाँ जी। सब एक जगह बैठ के चाय इंजॉय कर सकते हैं। कड़क चाय हो थोड़ी सी तो और मज़ा आता है। अब रही बात ब्लैक की, हाँ ब्लैक कपड़े। देखो ब्लैक कपड़ों का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि उसमें मैं थोड़ा फिट दिखता हूँ, अच्छा। थोड़ा पतला दिखता हूँ। आई वॉज वेरी फैट व्हेन आई वॉज इन स्कूल और इन फर्स्ट ईयर। तो ब्लैक कपड़ों में थोड़ा फिट दिखता हूँ, पर वो फिट दिखना तो चलो एक हो गया अलग चीज़, पर ब्लैक इज समथिंग विच ऑलवेज अट्रैक्ट मी। जब मैंने स्टडी करी ब्लैक की, तो ब्लैक बहुत मतलब एक पावरफुल चीज़ कलर है। कलर भी नहीं है, कलर भी है। कलर्स की आप जब स्टडी करते हैं तो ब्लैक कलर में नहीं आता। हाँ जी। ब्लैक इज समथिंग व्हेन द ऑल लाइट गेट्स एस्केप्ड, जहाँ सारा जो प्रकाश जाके मिल जाए वो ब्लैक है, ठीक है। जो सारी एनर्जी अपने अंदर ले, एब्जॉर्ब कर ले, वो ब्लैक है। हाँ जी। तो ब्लैक बहुत पावरफुल कलर है, उसको पहनना ईजी है। आपने उसको पहन लिया ईजी है, पर उसको कंटिन्यूसली कैरी ऑन करना डिफ़िकल्ट है बहुत। ये मैंने ऑब्जर्व करा है। हाँ जी। यू नो आप कहीं ओपन सराउंडिंग में जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, ब्लैक पहन के जाते हैं, आपके नेचर में चेंजेस आने लगते हैं। हाँ जी। जो एनर्जीज होती हैं ना, वो सब एब्जॉर्ब होने लगती है। ये मैंने एक्सपीरियंस करी है चीज़। अच्छा। उसको होल्ड कर पाना, उसको संभालना बड़ा डिफ़िकल्ट है। अब मुझे चैलेंजेस में बड़ा मज़ा आता है। ब्लैक मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। यू नो मेरे पास मोस्टली जो क्लोथिंग्स हैं वो ब्लैक ही हैं। मेरे घर वाले मुझे बीच में कबाड़ी बोलने लगे थे कि तू एक ही कपड़ों में रहता है, तू भैया बेकार, हमें बात नहीं करनी तेरे से। पता नहीं धोता है कि कपड़ों को नहीं धोता, क्या करता है हमें नहीं पता। लगा कोई बात नहीं, मुझे ऐसी रहने दो, मुझे ऐसी, क्योंकि ज़्यादा मुझे सजने संवरने का, कपड़े नए नए पहनने का शौक भी नहीं है। हमारे जो गुरुजी हैं ओपी मिश्रा साहब, वो बोलते हैं कि तैयार होके सज धज के तो कोई भी अट्रैक्टिव लग सकता है, आप सिंपल होके अगर अट्रैक्टिव लग रहे हो तो आप में कुछ बात है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सेम विद हमारे अभी देहरादून में मिनर्वा इंस्टीट्यूट में एक श्री रूप मन्ना सर हैं, हाँ जी। है ना, बंगाल से हैं सर। हाँ जी। बहुत अच्छा आर्टिस्ट, मतलब बहुत ही सिंपल और बहुत ही जिसे बोलते हैं कि गहराई से सोचने वाले इंसान।
मन्ना सर, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि भानु, आर्ट वर्ल्ड के अंदर तुम्हें नहीं बोलना, तुम्हारा काम बोलना चाहिए, तुम जो करते हो वो बोलना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली है। बहुत बड़ी बात है। तो वही चीज़ मैं देखता हूँ कि जितना आप सिंपल रहोगे उतना बेस्ट है। आप सिंपल रहो, आपका काम कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मतलब मन्ना सर मुझे एज अ सीनियर, एज अ टीचर इतना गाइड करते हैं, और आप यकीन नहीं कर सकते हो कि आप उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि इतना डीप थॉट इनके पास है। आप उनके वर्क देखो, यू नो, इट्स अमेजिंग। द हाइएस्ट स्टडी ऑफ एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जीज एंड वेदास ही हैज़ ऑलरेडी डन। वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। वो बहुत मतलब पेशेंस के साथ वो वर्क करते हैं। मुझे गाइड करते रहते हैं बीच बीच में, भानु ऐसा करो, ऐसा करो। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके साथ। सेम विद ओपी सर, वो हमेशा डांटते रहते हैं, समझाते रहते हैं। वो भी ये चीज़ बोलते हैं कि सिंपल रहो, काम कॉम्प्लेक्स करो, खुद कम बोलो, वर्क ज़्यादा बोलना चाहिए। तो वही मेरे नेचर के अंदर आ रहा है थोड़ा धीरे धीरे। तो ब्लैक कपड़ों का यही है कि ज़्यादा मेंटेन भी नहीं करना पड़ता, कहीं भी पहन के चले जाओ, पता ही नहीं चलता गंदे हैं कि साफ है। स्टाइलिश भी लगते हैं। अब स्टाइलिश लगने ना लगना वो अलग बात है, पर यह है कि हाँ, ब्लैक में ज़्यादा मेंटेन तो करना है नहीं। हाँ जी। आपने कुर्ता डाला, शर्ट डाली, चलो, किसी को क्या पता कि कितने दिन से नहीं धुली या धुली है नहीं धुली, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, चले जाओ। तो ब्लैक कपड़ों का तो ये है। अच्छा, हाँ जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपको आर्ट के अलावा और क्या क्या शौक है? आर्ट के अलावा आर्ट शौक नहीं है, आर्ट मेरी ज़िंदगी है। आर्ट के अलावा जैसे थोड़ा टाइम मुझे मिलता है तो मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। मैंने अपने घर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी, हाँ जी, मदर से, सिस्टर से, वो थी कुकिंग। जी। मुझे ऐसा लगता था कि लगता है कि कुकिंग इज समथिंग जो सबको आनी चाहिए। एक बेसिक चीज़ है, इसमें कोई जेंडर रोल नहीं है कि ये लड़कियों का काम है या उनका काम है, सबको आनी चाहिए। अब मेरा अपना पर्सनली मानना ये था कि कुछ भी सिचुएशन आए, कहीं भी कुछ हो, अगर मुझे भूख लग रही है या मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जा पाऊँ, तो खुद बना के मैं खा लूँ, इतना मुझे आना चाहिए। सुना है आपको लिखने का भी शौक है? हाँ, लिखने का शौक, मुझे शौक नहीं था लिखने का। मुझे शौक लिखने का ऐसा हुआ कि मेरा क्लासमेट है अभिरन, हाँ जी, तो बैचलर से मेरे साथ है जी। बहुत अच्छा काम करता है वो। तो हम एक दूसरे को थोड़ा ना टीज करते रहते हैं, बताते भी हैं कि क्या हम काम कर रहे हैं, टीज करते रहते हैं एक दूसरे को, अरे बेकार है, अरे बेकार है। तो वो वाली चीज़ है, पर बहुत अच्छा इंसान है वो। मैं कम तारीफ़ करता हूँ लोगों की, मेरी आदत नहीं है, पता नहीं क्यों, पर बहुत अच्छा इंसान है। जब भी मैं कुछ कर रहा होता हूँ ना, हाँ जी, आर्ट में कुछ मिस्टेक कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास आता है, मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर मैं सोचता हूँ बैठ, उस टाइम तो बोलता मैं तू चुप रहे, तुझे नहीं पता, तो मैं उसको भगा देता हूँ। और बाद में उसके ऊपर ना सोचता हूँ कि यार क्या बात हो सकती है जो मज़ा नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर मैं क्रिएटिव वर्क करता हूँ। तो उसी के पास से मतलब ये जो लिखने वाली बात है, ये मुझे अट्रैक्ट करी थोड़ी सी। वो बहुत अच्छा शायर है। अच्छा, मतलब इतना अच्छा लिखता है ना वो, उसकी कमांड इतनी अच्छी है लिखने की। कई बार तो मैं उससे इंस्पिरेशन लेता हूँ, उसके ऊपर वर्क करता हूँ, उसको बिना पता है अच्छा, कि वो जो लिखता है उससे इंस्पिरेशन मैंने ली, उस पर मैंने वर्क करा। अब मैं बोलता है कि उसको, मैं कहा भाई तू जो लिखता है ना, इनको आर्ट में कन्वर्ट कर। बहुत अच्छा लिखता है वो, और बहुत अच्छा थिएटर भी करता है। उसी से मुझे थोड़ा लिखने का शौक़ हुआ। जब लिखने का शौक़ हुआ तो अंदर से वर्ड्स आने लगे, निकल गए, जो फीलिंग्स थी वर्ड्स में आने लगी। क्या कुछ आप हमें भी सुनाना चाहेंगे? ऐसा इतनी कमांड मेरे पास अभी है नहीं, तो थोड़ा बहुत जो मैंने अभी रिसेंटली मैंने लिखा था, कि उसमें स्टार्टिंग मैंने ऐसे करी थी कि लिखने का हुनर तो मैं जानता नहीं साहब, और अगर पूछते हो तो बता देता हूँ कि इतना आसान तो नहीं था वो सब भूल जाना, इतना आसान तो नहीं था वो सब भूल जाना। इतनी छोटी सी बात याद रखना, जीवन से कुछ वादे किए हैं, उनका ज़रूरी भी था निभाना। ज़िंदगी तो एक जंग है, इसे हंसते हंसते जीना और हंसते हंसते चले जाना। क्या बात है। तो ये एक ट्राई मैंने करा था, और लिखने के बाद मैं उसके पास गया,
तो भाई मैंने कैसे लिखा है, वो पढ़ के मुझे बताता है कि हाँ ठीक है, इसके अंदर ये चेंजेस कर सकता था। मैं कहा भाई तारीफ भी कर दिया कर कभी, तो वो तेरे उसकी नहीं है जा। तो वो वहाँ से मैंने थोड़ा लिखना स्टार्ट करा, अभी भी लिख रहा हूँ, थोड़ा पढ़ रहा हूँ उसके बारे में। तो देखते हैं कि इसका ये कहाँ तक जाता है। हमारा आज का एक आखिरी सवाल आपसे कि आप हमारे दर्शकों को या जो भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको क्या आर्ट के बारे में गाइड करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, जो एक आपकी नॉलेज जो आप चाहोगे कि हाँ ये सब लोग जाने, कि आपका एक पर्सपेक्टिव। देखिए कि आर्ट के लिए मैं किसी को कुछ एडवाइस दे सकूं, अभी मुझे नहीं लगता कि मेरा वो लेवल है कि मैं अपना आपको आर्टिस्ट बोलूँ या मैं बोलूँ कि मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं दूसरों को दूँ। हाँ, जो मेरे जूनियर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं अभी, जिन्होंने अभी स्टार्टिंग करी है आर्ट के लिए, उनको मैं एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप वो काम करो जिसमें आपको फील होता हो कि हाँ आप हो उसके अंदर। कॉपी करना अच्छा है, सीखने के लिए कॉपी करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है। पर अभी क्या है ना कि मैं देखता हूँ सब इंस्टाग्राम पे लगे हैं पोर्ट्रेट कॉपी करने में या पिंटरेस्ट से कॉपी करने में। कोई 10K फॉलोअर्स ले रहा है, कोई 20K फॉलोअर्स ले रहा है, उस हिसाब से आप जज कर रहे हो कि कौन आर्टिस्ट है कौन नहीं है। ये जो एक रेस लगी हुई है ना कि मेरे इतने 1000 फॉलोअर हैं, मेरे इतने 100,000 फॉलोअर हैं, इस रेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। फॉलोअर्स आपको आर्टिस्ट नहीं बनाते, आपकी जो नॉलेज है, आपको जो वर्क है, वो आपको उसकी तरफ आगे बढ़ाती है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं कि बहुत 1000 फॉलोअर हैं उनके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, किसी भी चीज़ पे, पर आर्ट में वो चीज़ नहीं है उनके। कॉपी वर्क बहुत अच्छा करते हैं, स्किल बहुत अच्छी है, जो क्राफ्टमैनशिप है वो बहुत अच्छी है। कॉपी करके आपने बनाए, स्ट्रोक्स लगा दिए, जल्दी जल्दी स्केचिंग कर दी, बहुत अच्छा है। हाँ जी। पर कोई स्टोरी नहीं है उसके पीछे। एक जो होता है ना कि हाँ आर्ट अपील नहीं है उसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिगिनर्स हैं उनको इससे भटकना नहीं चाहिए। तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि फलाना के तो इतने फॉलोअर हैं, अरे फलाना तो वहाँ जाके वीडियो बनाता है, वो पहाड़ों में बैठ के ड्राइंग की करता है, उसके आसपास इतने लोग रहते हैं, या कोई ऐसे जाके स्केचिंग करता है, उसके साथ इतना कोलैबोरेशन है लोगों का। एक बिजनेस है कोलैबोरेशन करना, मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस है, आर्ट नहीं है वो। हाँ जी। मैंने बहुत बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट देखे हैं, पद्म भूषण पद्मश्री आर्टिस्ट देखे हैं, जो हार्डली एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और एक्टिव हैं भी तो मुश्किल से उनके 1000 तक फॉलोअर्स जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि वो उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है, वो आर्ट तक लिमिटेड है, आर्ट के अलावा वो ड्रामा नहीं करते। और ये बात फैक्ट है कि जहाँ पे ड्रामा होगा, जहाँ पे फेकिज़म होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। कोई सच बोलने वाला आपको मिल जाए, आप क्या रुक जाओगे उसके पास? आपकी कोई कमियां बताए, आपको कोई सामने से बोले कि तू गलत कर रहा है, ये चीज़ गलत है, कितने लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? A huge number of crowd always attract towards something glamorous, something shiny, or something which is dramatic. कोई भी सच नहीं सुनना चाहता, बहुत कम लोग हैं जो सच सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि सच सुनने की हिम्मत एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। आप उसको एक्सेप्ट करो कि आप क्या कर रहे हो। मैं खुद भी उस चीज़ पर अमल करता हूँ। जो सच है, ऐसा नहीं है कि मैंने 10 लोगों को आर्ट वर्क दिखाया, उन्होंने तारीफ़ कर दी, नहीं। जो सच है वो अब मुझे बताइए कि क्या है। गंदा लग रहा है, क्यों लग रहा है गंदा? ऐसा नहीं है कि मैं जो आर्ट वर्क करूँ वो अच्छा ही हो, हाँ जी, या जो मैं बना रहा हूँ वो गंदा ही हो। आपको जो ट्रू चीज़ है ना वो होनी चाहिए। अब बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं बीच में कि इसमें अवार्ड नहीं मिला हमें, इसमें हमने भेजा इसमें अवार्ड नहीं, या इसमें मुझे इतना अवार्ड मिल गया, या उस आर्टिस्ट को इतना अवार्ड मिलेगा। देखिए, जो एक आर्टिस्ट होता है, प्योर आर्टिस्ट होता है, वो कभी अवार्ड के लिए पेंटिंग नहीं बनाता। हाँ जी। या कभी देखने के लिए पेंटिंग नहीं बनाता। वो आर्ट करने के लिए आर्ट करता है। अवार्ड मिलना ना मिलना वो एक अलग चीज़ है, जहाँ तक मुझे लगता है, या पेंटिंग बिकना ना बिकना एक अलग चीज़ है। आर्टिस्ट का मेन एम होना चाहिए कि उसको आर्ट करनी है, और उसके मतलब सोल को एक वो अच्छा लगना चाहिए, मतलब हाँ, मतलब वो एक्सप्रेस करनी चाहिए वो चीज़। और उसके बाद उसकी क्या जर्नी है उस पेंटिंग की, उसको अप्रिसिएशन मिलती है, रिकग्निशन मिलती है, सेल आउट होती है नहीं होती, वो उसका अपना
एक स्टैंड है या उसकी अपनी एक जर्नी है, आप वो क्रिएट नहीं कर सकते, पर उस आर्ट वर्क को आप जोड़िए अपने से। तो मैं मानता हूँ कि अवार्ड के लिए पेंटिंग नहीं करनी चाहिए या बेचने के लिए पेंटिंग एम नहीं होना चाहिए, आर्ट के लिए आर्ट करनी चाहिए। हाँ जी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। आज आपसे बात करके हमें बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है और आज हम आपसे अब अलविदा लेते हैं। ज्ञान, ऐसा कोई ज्ञान का भंडार नहीं हूँ मैं, जितना मुझे पता था वो मैंने बताया, हाँ जी, पर अभी भी सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा। बट स्टिल मतलब कि जो हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, तो उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा आपकी एक ये आर्ट जर्नी से। तो अगर ऐसा होता है कि उनको कुछ अच्छा लगता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मुझे बहुत हाँ जी। खुशी मिलेगी कि मैं भी इस लायक हूँ कि मैं किसी को मोटिवेट कर पा रहा हाँ हूँ। जी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी जर्नी चल रही है, जहाँ भी हम होगी, जहाँ तक जाएगी भगवान मानेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो हम आपसे अब अलविदा लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो ये थे हमारे आज के कलाकार। इनसे मिलके हमें इनकी कला के बारे में बहुत कुछ जाना और इन्हीं ऐसी आर्ट टॉक शो के बारे में जानने के लिए हमारे से जुड़े रहिए। धन्यवाद। Mm-hmm.